मैं त्रिपाठी सर, मेरे YouTube चैनल त्रिपाठी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम कंपटीशन के दौर के लिए सारी तैयारी कर रहे हैं और आप लोग भी इसी परिप्रेक्ष्य में जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको नए अपडेट हमेशा मिलता रहेगा। और पूरा वीडियो पर बने रहिए और पूरा देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे हम लोगों को एक अच्छा सा फीडबैक मिलता है और शेयर करने से आप लोगों को अपने जो भी रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, उनको हेल्प करने में आपकी तरफ से सहयोग मिलता है। आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, पीएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग और अन्य जितनी भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स के लिए आप लोगों के लिए ये क्लासेस सफिशिएंट होगा। आप हमेशा मेरे इस मैथ्स क्लासेस पर बने रहेंगे तो आप लोगों को अवश्य अपनी सफलता में सहयोग मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। देखिए कि यहाँ पे एक प्रश्न है, एक त्रिभुज ABC में कोण A x डिग्री, कोण B 3x डिग्री और कोण C y डिग्री है, और एक दूसरा रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए 3y - 5x = 30। तो दोनों से दो रिलेशन मिलेंगे और उसको हम लोग फिर ये देखेंगे कि ये जो त्रिभुज है यह किस प्रकार का त्रिभुज है। जैसे कि ये x हुआ और ये 3x हुआ और ये y हुआ, यानी कि ये कोण A, कोण B और ये कोण C है। तो आप लोग जान रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, अर्थात x + 3x + y = 180 डिग्री, यानी कि 4x + y = 180 डिग्री। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इस तरह से अब देखेंगे इसमें आप हमको जो रिलेशन दिया हुआ है वहाँ पे क्या दिया हुआ है। देखिए 3y = 30 + 5x। ठीक है, डायरेक्ट लेंगे हम लोग, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3y का वैल्यू है, अगर इसको हम y कर दें तो by 3 करना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, देखिए यहाँ पे सरल बनाने के लिए यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट जो है उसमें सिर्फ y है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 से मल्टीप्लाई कर लेने से क्या हो जाएगा वो, देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, साइड चेंज भी कर रहा हूँ और मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। ये 3y दिस = 540, 180 का 3 गुना, 18 × 54, और ठीक है ये 4x का 3 गुना हो जाएगा 12x, साइड चेंज कर रहा है ये -12x। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकंड था, दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों इक्वल है ना। देयरफॉर आर राइट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए 540 - 12x = 30 + 5x। ये 12x को इधर ले जाते हैं तो 12 × 5 = 17x हो जाता है, और 30 को इधर ले आते हैं तो 540 - 30 = 510 हो जाता है। 17 × 17 = 17 × 51, यानी कि x का वैल्यू आता है 30। तो यहाँ पे x का वैल्यू 30 आता है, तो एक हमारे पास 3x भी है जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अर्थात हम लोग कुल मिला के देखें तो ये एक समकोण बनाता है, और समकोण बनाने वाली ये जो ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट तो दिया हुआ है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप लोगों को देखिए ए समकोण त्रिभुज है। इस तरह से आप अपने उद्देश्य तक पहुंच जाते हैं। जिस समय आप इसको स्वयं करेंगे, इससे भी शॉर्टकट में करेंगे, ये तो मैंने डिटेल में बताया था, इससे भी जल्दी आप बना लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपको देखिए यहाँ पर है समीकरण 2x² + 5x + 5 = 0 के मूल होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, ये हम लोगों को डिस्क्रिमिनेंट यानी कि हमारा d निकालने के फार्मूला पर निर्भर करता है। ये d वाला फार्मूला आप लोगों को अगर याद नहीं है तो आप याद रखिए, ये होता है b² - 4ac, ये निकालते हैं। और इस d का वैल्यू जो है यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को बताते जाता हूँ। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, ए वास्तविक एवं समान होने का प्रतिबंध क्या होता है। देखिए वास्तविक और समान होने के लिए d = 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर वास्तविक एवं असमान होंगे इसका मतलब d > 0, d का मान जो निकालेंगे वह 0 से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन दिखाता है। और अवास्तविक एवं समान जो है ये हमारे कैटेगरी में नहीं आता है। अवास्तविक एवं असमान के लिए होता है d > 0, यानी कि यहाँ पे धनात्मक मान होगा, यहाँ पे ऋणात्मक मान होगा,
और यहाँ पे बराबर होंगे दोनों मूल उसके। तो आप लोग जान रहे हैं कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, उसको मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ आप लोगों को। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। इसमें हम लोग डी निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, जहाँ पे ए बी सी इसके समीकरण की तुलना करना है। इस समीकरण से तुलना करेंगे तो हमको मिलता है ए का वैल्यू 2 मिलता है, बी का वैल्यू 5 मिलता है और सी का वैल्यू भी 5 मिलता है। अब यहाँ पे डी निकाल रहे हैं हम लोग, डी इक्वल टू बी स्क्वायर, इट मीन्स 5 स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 2 एंड सी का वैल्यू 5। इस तरह से आप देख रहे हैं 25 ऋण 4 दूनी 8 पंचे 40, इसका मतलब हुआ -15। डी का वैल्यू जो है -15 आ गया। अब -15 वाला जो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप में जो देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया है वो डी इसका आंसर होगा, है ना। तो इस तरह से दिए गए समीकरण को हल करने की जो और भी कई मेथड होते हैं उस पर आप लोगों को ध्यान बनाए रखना है। जैसे कि यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड फार्मूला बताया, इस पर जाना है। इस पर एक फार्मूला आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ आपके बेनिफिट के लिए। यहाँ पर जो मूल होता है एक्स जो निकालते हैं वह -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। इसको आप लोगों को रिमाइंड करने के लिए बता देता हूँ, इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी का है। आप लोगों को एक चीज मैं बता देता हूँ, आप इस वीडियो को देखते समय आपको लगता होगा कि हम अलग अलग क्वेश्चन को क्यों पढ़ रहे हैं, हम किसी एक चैप्टर को अच्छे से क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये एक साइकोलॉजिकल मेथड से बना हुआ वीडियो है। साइकोलॉजिकल मेथड में ये दर्शाता है कि अगर आप अपने दिमाग को जितना वाइब्रेशन का हैबिट दिलाएंगे आपका दिमाग उतना ही ज़्यादा सक्रिय होगा, ठीक है। तो आप जैसे कि एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पर एक ही पैटर्न के सारे क्वेश्चन तो एक साथ रहते हैं नहीं। मान लिया एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन भी आना हुआ कभी, इस तरह से मान लिया छोटे मोटे एग्जाम भी है तो भी वो अलग अलग जगह पे मिल जाता है, बोर्ड एग्जामों को छोड़ करके। तो यहाँ पर देखिए, आप अपने दिमाग को वाइब्रेट अच्छे से कराएंगे। जैसे कि आप लोगों को एक वो बता देता हूँ कि एक खोज में ये प्राप्त हुआ है कि अंग्रेजी से ज़्यादा हिंदी पढ़ने वालों का दिमाग ज़्यादा होता है या होगा, संस्कृत में और ज़्यादा, क्योंकि उसमें जो मात्राएं रहती हैं ऊपर नीचे, ये सब मस्तिष्क को हमारी आंखों के द्वारा वाइब्रेट कराने का वो एक सिचुएशन पैदा कराता है। यानी कि ऊपर नीचे देखना करना, ये सब चीज़ें जो है उस पर वर्ड पर जा करके, इससे हमारे मस्तिष्क का एक्सरसाइज अलग से हो जाता है, जिससे हमारा दिमाग बढ़ता है। तो इसी तरह से हम लोग अलग अलग चीज़ों को बैठ करके पढ़ते समय अगर लेंगे तो हमारे जो मस्तिष्क के सेल जो हैं उनमें एक अलग इफेक्ट होता है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। समांतर श्रेणी बोलता है तो मैं सीधा सा श्रेणी लिखना शुरू कर देता हूँ। a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। अगर मैं इसको आपको समझाना चाहूँ और इस पर लूँ तो nवां पद जो होगा इसका, है ना, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस तरह से अगर हम nवां पद पर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात मैं केयर कराने वाली बता देता हूँ, जैसे दूसरा पद में 1 ठो डी है, तीसरा पद में 2 ठो डी है, तो nवां पद में जो होता है वह n से एक कम डी होता है। इस तरह से देखें तो मैं डायरेक्ट यहाँ से लूंगा, देखिए 15वां पद, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट अभी से लिख देता हूँ। हमको जो चाहिए 15वां पद जो है कितना हो जाएगा, a प्लस 14d, a प्लस 14d, ठीक है। अब वही निकालना है हमको। चलिए इधर से शुरू अब करते हैं। योगफल दिया हुआ है तो आप देखिए, एक पद का योगफल ये होता है s1, एक पद का योगफल, 2 पद का योगफल s1 बराबर a। यहाँ पर मैं इसको सही जगह पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को दोबारा ना लिखना पड़े। s1 इक्वल टू a आया, एक पद का योगफल, ध्यान से देखते रहिए। 2 पद का योगफल s2 बराबर a प्लस डी, 3 पद का योगफल a प्लस डी और एक a प्लस 2d, इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ कितना रहा है, देखिए इजी है। आप जिस समय दोबारा बनाएंगे आपको सरल लगेगा, पहले से समझ ले रहेंगे। तो ये a हो गया और ये क्या हो गया, 2a प्लस डी हो गया। ये क्या हो गया, 3a प्लस 3d। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है आगे देखिए, बहुत इजी है बट आवश्यकता तो है। तो a हो गया। अब यहाँ पर देखिए s1, यानी कि यहाँ पर जो श्रेणी दिया हुआ है s का हमारा श्रेणी, ये बराबर दिया हुआ है n स्क्वायर माइनस 4n के हिसाब से हमको क्या करना है, n का वैल्यू 1 रखना है, जैसे यहाँ पे 1 रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग ऋण, यहाँ पे धन वाला दिया है, देखिए यहाँ पे ये वाला, ये प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4n, 4 इंटू 1, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इक्वल टू
1 + 4 = 5, यानी कि हमारा a का जो वैल्यू मिला हमको 5 मिला, जिसको कि हम लोग S1 भी बोल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखिए S2 निकालने के लिए हमको माने दूसरा पद n का मान 2 रखेंगे, सीधी सी बात है। हाँ, यहाँ पे ये देखिए एक्चुअल में ये क्या दिया है, Sn = n² + 4n दिया हुआ है। ये जैसे जैसे n के मान हम लोग यहाँ बदलते हैं, इसके अंदर भी बदलते जाएगा। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उस पर ले चलते हैं। 2a दिया है, देखो ऊपर में a का मान है तो हमको स्वाभाविक है लिखना पड़ेगा ये प्लस d दिस इक्वल टू, अब यहाँ पर S2 निकाल रहे हैं तो n के जगह 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब आप कंपटीशन लेवल के हैं भाई, हर बार नहीं भरेंगे, यहाँ पे भर दिए मैंने, हो गया है ना। 2 दूनी 4 धन 4 दूनी 8, इसका मतलब क्या हुआ, 12 आया। अब आगे हल करते हैं, देखो 5 दूनी 10 है यहाँ पर, तो d बराबर क्या हो जाएगा, 12 ऋण 10 बराबर क्या हो जाएगा, 2। थोड़ा सा इस लेवल पे भी बताना इसलिए जरूरी है। देखिए आप लोगों को बता दूं, कुछ आप लोग जो गणित के स्टूडेंट होंगे, आप लोगों को तो लगता होगा सारी चीजें याद आ जाती होंगी, तो लगता होगा कि अरे ये तो छोटी छोटी चीजें हैं। बट मैं ये बता दूं, जो आर्ट्स सेक्शन से हैं, जो काफी दिनों से क्लास 10 तक जो स्टैंडर्ड भले ही है परंतु उसको भूल चुके रहते हैं, वो इसीलिए कुछ प्रक्रियाएं हैं जो आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। और कभी कभी ऐसा होता है, काफी सिंसियरली पढ़ते हैं आर्ट्स के स्टूडेंट और निकल लेते हैं, और मैथ्स वाले उसी लापरवाही में रह जाते हैं कि हमको तो सब पता है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया, d = 2 आ गया यहाँ पर। देखिए हमको a भी मिल गया और d भी मिल गया, d = 2। इससे हम यहाँ पर देखिए डायरेक्ट अब निकाल सकते हैं, इसकी अब हमको जरूरत नहीं है, ये वाले की हमने सिखाने की दृष्टि से इसको बता दिया, इसकी अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। आगे देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर a का वैल्यू मिल गया, d का मिल गया, तो 15वां पद डायरेक्ट निकालते हैं। 15वां पद क्या हो जाएगा, 15वां पद यानी कि a + 14d, a माने 5 + 14d, ये तो कितना होता है ये, दिस इक्वल टू 5 + 28 = 33, यानी कि हमको क्या मिला, देखिए सॉल्व करने से 33 मिला। आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पर, देखिए ये डी नंबर वाला, हाँ इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन के, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है हमारा, 3 कर्मचारी हैं। देखिए हम लोग ऐसे ही ले लेते हैं, ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए हम डायरेक्ट प्रोसेस पे भी कुछ आते हैं। कुछ चीज़ों को आपको सिंसियरली डिटेल में ही बताते हैं, तो कुछ चीज़ों को थोड़ा जल्दी ही बताया जाएगा क्योंकि ये ईजी है। देखिए यहाँ पे देखिए अनुपात दिया हुआ है और बोलता है वेतन है ना, इसका मतलब क्या है, रुपए में है, और ये अनुपात दिया है, इसको हम डायरेक्ट लेंगे 2k। अब ये रुपए में चेंज हो गया, 2k है, 3k है और 5k है, ये रुपए में चेंज हो गया। फिर बोलता है उनके वेतन का, माने जिसका जिसका है, ए का, बी का, सी का, उनके अपने अपने वेतन का 15% बढ़ाना है हमको। जैसे कि 2k का 15% बढ़ेगा, है ना, तो ये डायरेक्ट ऐसा लेना है। ध्यान से देखिए 15%, और ये 3k का 10%, और ये 5k का कितना परसेंट, 5%। इसको क्या करना है, इसमें इसको ऐड करना है। देखो ये सब ऐड होंगे अपने अपने मूल वेतन में, वृद्धि किया जा रहा है तो कितना होगा। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ों को हम छोटा कर सकते हैं, जैसे कि 5 या 15, 5 दूनी 10 ऐसा कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दाम 20, तो ये हो गया 3k हो गया, है ना, ये वाला सेक्शन। हाँ इसका मैं ऐसा कर सकता हूँ। देखो फिर इसको कटा लेते हैं, देखो ये और ये कट गया, ये भी 3k आ रहा है, ये क्या आ रहा है, देखो इसका रिजल्ट को मैं लिख रहा हूँ, आप केयर करो यहाँ पर कि ये जो रिजल्ट आया है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना आया है, दिस इक्वल टू 3k/10। इसका रिजल्ट कितना आया है, 3k/10। इसका रिजल्ट कितना आया है ओवरऑल, k/4, ये आया है ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस चीज़ को इसमें जोड़ना है हमको ऊपर वाले में। तो जोड़ने के लिए इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, हमको जोड़ देते हैं भाई। एक बार लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। 2k + 3k/10, ये हो जाएगा 3k + 3k/10, और ये हो जाएगा 5k + k/4। तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसको 10 दूनी 20, 3 23/10k, ये हो जाएगा 30 3 33k/10। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 5 4 20 और 1 21k/4। अब यहाँ पर एक चीज़ है, हर जो है समान होना चाहिए, इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना है। जब भी हम अनुपात में लेकर के चलते हैं तो हर जो है यहाँ पर देखिए 10 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 4 है। अब इसको क्या करेंगे तो समान होगा, आप सोचो थोड़ा सा। ठीक है, पहला तो दुगुना कर लेते हैं, इसको दुगुना कर लेने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, और ये इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका
है ना, क्योंकि 4 और 10 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे एक्चुअल में हम लोग। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्तक उसका 20 होगा, तो इसलिए 20 बनाने के लिए इसको 2 से गुणा करते हैं, तो कितना हो जाएगा 23 दूनी 46 के बटे 20, ये कितना हो जाएगा 33 दूनी 66 के बटे 20, और ये कितना हो जाएगा 5 चौ 20, नीचे का तो 20 आया, ऊपर का कितना हो जाएगा 21 पंचे 5 एकम 5 5 दूनी 10, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए जब आप अनुपात में चले जाते हैं तो जो बनता है उसको काट सकते हैं हम लोग, तो नीचे का 20 सबका कट गया और सबका के कट गया। इस तरह से अनुपात क्या हो गया 46:66:105। आप देख रहे हैं, अब ऑब्जेक्टिव में आप देखिए कि कौन सा ऐसा आपके पास है, तो इसमें भी ऑप्शन आपको क्या मिलता है, डी मिलता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, इजी तो है, बस आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। गणित ऐसा है कि आपको बिना मेहनत कराए नहीं छोड़ता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही सरल प्रश्न है, देखने में अटपटा दिखता होगा भले ही, लेकिन बहुत ही सरल। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया है y का वैल्यू 1 रखना है ना, और इसमें उभयनिष्ठ मूल है a b का मान ज्ञात करो। तो कुछ नहीं करना है, खाली y का मान रखते जाना है। देखिए इसको मैं पहला समीकरण ले लेता हूँ, इसको दूसरा ले लेता हूँ, है ना। समीकरण 1 में y का मान रखते हैं, y बराबर 1 रखते हैं, तो क्या मिलता है देखो, समीकरण 1 में y बराबर 1 रखते हैं तो क्या मिलता है, ए मिलेगा। आप बड़े बच्चे हैं भाई, मैं एकदम भर के नहीं बताऊंगा। a प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ 2a इक्वल टू -3। ध्यान में रखिए, तो a बराबर -3/2, ये हो गया। इसी तरह से समीकरण 2 में y बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1 + b इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ b इक्वल टू -2, है ना। अब हमको पूछा क्या है, देखो सिर्फ a इंटू बी, इसका मतलब क्या हुआ, a का वैल्यू है -3/2 और b का वैल्यू है -2। इसको काटते जाएंगे तो क्या मिलेगा ये, और ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, है ना, यानी कि गुणा, तो 3 एकम 3 मिला। ठीक, तो इसका +3 आया आंसर। तो +3 आंसर कहाँ पे है आपका ऑब्जेक्टिव में, देखिए ये वाला, है ना, बहुत इजी था। चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर, देखिए दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु है। मैं अलग से आपको चित्र बनाऊंगा, क्योंकि जब तक नहीं बताऊंगा आप लोगों को ठीक से समझ में नहीं आएगा। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, देखिए ऐसा बोलता है इसका, AB बराबर CD, AB बराबर AC, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। इसका मतलब आप लोगों को पता होगा कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण B बराबर कोण C होगा। और यहाँ पर दिया है कोण B 50, तो कोण C भी 50 हो गया, सिंपल सी बात है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश होता है, ये भी आप लोगों को पता है। इसका मतलब क्या हुआ, कोण A धन 50 बराबर 180, इसलिए कोण A बराबर कुल 80 अंश, है ना। कैसे आया, 50-50 100 हो गया, दूसरा साइड चला गया। इस तरह से ये कोण कितना मिला हमको 80 अंश। ठीक, यानी कि यहाँ पे देखिए, अब चित्र ये तो त्रिभुज के हिसाब से था, ये 80 अंश आ गया। अब यहाँ पर देखिए, आप लोगों को एक अच्छा चीज बता देता हूँ जो आप लोगों को याद रखना है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। ये चक्रीय चतुर्भुज वाला आना चाहिए, इसके सम्मुख कोण 180 अंश होते हैं। तो सिंपल सी बात है, अब देखो सम्मुख कोण माने क्या हो गया, A + D, ये कोण A और कोण D सम्मुख कोण होंगे इसके ना, ये वाला A का सम्मुख कोण होगा। तो A + D = 180 अंश। यहाँ पे A का मान मालूम है हमको 80 अंश, है ना, 80 धन D बराबर 180। तो क्या मिला, एकदम इजी बात है, D = 180 ऋण 80 बराबर 100 अंश। तो इसका आंसर B होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बड़ी इजी भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर है, अन्यथा इजी नहीं होते हैं। तो आप लोगों को इस तरह से बनाते रहिएगा और मेरे YouTube चैनल में बने रहिएगा। और देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, जिससे हम लोगों को एक फीडबैक मिलता है और हमको और बनाते रहने का उत्साह भी बना रहता है। ओके, धन्यवाद।